अक्टूबर 1 2024 को हरियाणा के अंदर इलेक्शन है। जी हाँ, और रियल एस्टेट उससे इम्पैक्टेड ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। खासकर हरियाणा में और स्पेशली गुड़गांव फरीदाबाद जैसे एरिया में इलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बहुत सारी चीज़ें उससे इम्पैक्ट करती है। तो स्पेशली मैं आज आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कहाँ कहाँ रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट इलेक्शन से पड़ता है, और करंट कंडीशंस के आधार पे बताऊंगा, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो पाएगी। तो आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ पॉइंट्स निकाले हैं मैंने जो स्पेशली रियल एस्टेट के लिए इम्पैक्टेड करते हैं, और ये आपके लिए समझने की ज़रूरत है। अगर आप रियल एस्टेट में रुचि रखते हैं, प्रॉपर्टी बाइंग में, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में, या आप रियल एस्टेट कारोबार को कर रहे हैं, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, मार्केट के डायनामिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर रियल एस्टेट में होता क्या है इलेक्शन के टाइम पर, क्या क्या इश्यूज आते हैं और उसे कैसे हमें मैनेज करना है। जब इश्यूज क्लैरिटी होगी, कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, तो आपको ये खुद पता होगा कि हमें मैनेज कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको डिटेल में बताता हूँ कि इस बार हरियाणा के इलेक्शंस में रियल एस्टेट कैसे इम्पैक्टेड है। पूरा डिटेल में साथ में समझाऊंगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइसेंस, रेरा अप्रूवल, ओसी डिले, ये सब चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है इस इलेक्शन पीरियड के कारण, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों को हॉल्ट कर देती है। तो नए लाइसेंसेस, डेवलपर्स को नए लाइसेंसेस नहीं मिलते, रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स नहीं आते, और कहीं हद तक जो टाइमलाइंस होती हैं वो रुक जाती हैं। तो ये सब चीज़ें डेवलपर को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। अगर बिल्डर का प्रोजेक्ट रेडी है और उसमें ओसी नहीं आ रहा है और इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया इलेक्शन के टाइम में, तो क्या होगा? डेवलपर चाहेगा कि ओसी आ जाए, लेकिन ओसी में डिले हो गया, तो डेवलपर का ये पॉसिबिलिटी है कि जो टाइम कमिटेड है पोजीशन का दिया हुआ, वो टाइम क्रॉस कर जाएगा। फिर होम बायर्स को पेनल्टी क्लेम करने का मौका भी मिलेगा, और डेवलपर सही टाइम पे प्रोजेक्ट करता हुआ भी जो टाइम पे ख़त्म कर सकता था, और अथॉरिटीज़ की तरफ से ओसी नहीं आया। और अथॉरिटी की तरफ से ओसी क्यों नहीं आया? क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। ऐसा भी कई बार इशू होता है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि डेवलपर के साथ हमेशा ही ऐसा इशू होता है, बहुत सारे इश्यूज हमेशा और भी होते हैं। कई बार ओसीज में डिले भी जानबूझ के भी होता है, या कई बार मजबूरियां भी हो जाती है, कैश क्रंच होता है, कई सारे इश्यूज होते हैं। यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सरकार के काम रुक जाते हैं, और लाइसेंसिंग रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज जब रुक जाते हैं तो वहाँ डिले होता है, और डिले कहीं हद तक होम बायर्स को पोजीशन देने में भी कहीं हद तक रुकावट पैदा करता है। तो चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नो न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस। डेवलपर और इन्वेस्टर्स अक्सर देखा जाता है वेट एंड वॉच अप्रोच इलेक्शन के टाइम पे करते हैं। जो नए प्रोजेक्ट के लॉन्चेस इस टाइम पे रुक जाते हैं, क्योंकि डेवलपर भी वेट करना चाहते हैं, इस टाइम इन्वेस्टर्स भी वेट करना चाहते हैं। तो यहाँ एक तरह से अनसर्टेनिटी बाजार में नजर आती है इलेक्शन के आसपास, क्योंकि यहाँ रीजन यह है कि पोटेंशियल पॉलिसी चेंजेस लोगों को लगता है कि हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है? टेम्पोररी मार्केट लल हो जाती है और बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होती। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नो इंफ्रा अपग्रेड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि कंस्ट्रक्शन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एनहांसमेंट जैसे ऐसे बड़ी चीज़ें अक्सर इलेक्शन के टाइम पे होल्ड हो जाती हैं, और ये जो डिले है वो इफेक्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट को लेकर, बूस्टिंग रियल एस्टेट वैल्यूज़ को लेकर। तो स्लो डाउन ग्रोथ होती है, तो इससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट करती है। फिर नो न्यू अनाउंसमेंट फॉर अपकमिंग डेवलपमेंट्स। अक्सर देखा जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद गवर्नमेंट नई अनाउंसमेंट्स करने से के लिए रोक देती है। तो इंफ्रा डेवलपमेंट जैसे जैसे रुकती है, या अपकमिंग डेवलपमेंट की जो अनाउंसमेंट्स हैं जैसे जैसे रुकती है, तो फ्रेश इंफॉर्मेशन जब नहीं आती है तो मार्केट कहीं हद तक स्टैग्नेंट होती है, और इन्वेस्टर्स और डेवलपर वेट करते हैं पोस्ट इलेक्शन डेवलपमेंट कब होगी, जिससे इन्फ्लुएंस करेगी जो मार्केट है, स्ट्रेटेजाइज करेगी कि किस तरह से मार्केट को आगे लेके जाया जाए। क्योंकि जब कोई नई डेवलपमेंट होती है, अपकमिंग डेवलपमेंट्स, और वो रुक जाती है तो मार्केट इम्पैक्ट करती है। जो नई डेवलपमेंट की न्यूज़ आती है, जैसे मेट्रो यहाँ मान लो आ रही है, ये आपको पता लगेगा, तो वो एक अच्छी न्यूज़ है, अपकमिंग डेवलपमेंट है, तो उससे उस एरिया की खरीदारी बढ़ जाती है। तो पोस्ट इलेक्शन का वेट करते हैं, तो इस टाइम पे मार्केट थोड़ी सी इस टाइम पॉज ले लेती है। फिर
5वां इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिले इन ड्राफ्ट पॉलिसी बीइंग नोटिफाइड। कई बार आपने देखा होगा पॉलिसी ड्राफ्ट हो जाती है, रेगुलेशंस ड्राफ्ट लाइन में होते हैं, पाइपलाइन स्टेज में होते हैं और उसमें डिले होने लग जाता है क्योंकि सारा सरकारी तंत्र उस समय इलेक्शन में लग जाता है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो इससे भी अनसर्टेनिटी आती है। और ये पॉलिसी जो क्रिटिकल होती है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर आप देखेंगे तो कई बार इन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन ये चीज़ें रुक जाती है और जब रुक जाती है तो जब तक आएगी नहीं, इलेक्शन खत्म होंगे नहीं, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। अक्सर आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ये चीज़ें देखने को मिलती है। स्टिल प्लस 4 इशू, ये अभी कोर्ट रिव्यू में है, ऑनगोइंग जो कोर्ट केस है उसके हिसाब से स्टिल प्लस 4 कंस्ट्रक्शन का इशू गवर्नमेंट कह रही है कि हम उसमें अभी फर्दर लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, नेक्स्ट हियरिंग तक अभी लाइसेंस नहीं दी जाएंगे जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आया। और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कह दिया अब तक हमने दिया ही नहीं है, तो उसको भी होल्ड कर दिया गया। खैर इसका इलेक्शन से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये बात ज़रूर है कि इलेक्शन से पहले ही इसे लेकर आ गए थे, लेकिन चूंकि कोर्ट में हियरिंग चल रही है तो अभी इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट आने की उम्मीद दिख नहीं रही, क्योंकि इलेक्शन से पहले ये ज़रूर इम्पैक्ट कर रही थी क्योंकि ये रजिस्ट्रियाँ खोली गई थी स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स की, लेकिन अब वो चीज़ें रुक गई है। फिर 7th इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रॉपर्टी प्राइजेस एंड लो ट्रांजैक्शन। जी हाँ, इलेक्शन पीरियड में अक्सर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जो है एज अ बायर और इन्वेस्टर्स थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच इस टाइम पे रखते हैं, तो इससे मार्केट स्टेगनेंट होती है, टेम्प्रोरी डिप होता है प्रॉपर्टी प्राइजेस के अंदर, तो इससे प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो होम बायर्स को मिलती है। नेगोशिएटेड बेटर डील्स मिलने के भी इस टाइम पे ऑप्शंस होते हैं। फिर मार्केट रिएक्शन पोस्ट इलेक्शन। पोस्ट इलेक्शन हो गया, मार्केट हमेशा कहीं ना कहीं इलेक्शन पीरियड में जैसे स्टेबल होती है, तो पोस्ट इलेक्शन बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और जब एक्टिव होते हैं तो मार्केट में ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो इससे अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पोस्ट इलेक्शन में ट्रांजैक्शंस बढ़ जाती है, लेकिन कौन सी गवर्नमेंट उसके लिए आ रही है ये भी डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली गवर्नमेंट आई है, या मार्केट को लगता है, या मार्केट सेंटिमेंट्स उस तरफ जाते हैं कि उनके फेवर की गवर्नमेंट आई है जो इस टाइप की पॉलिसी इंफ्रा डेवलपमेंट को बूस्ट करेगी, तो उससे मार्केट में ज़्यादा तेजी आती है। तो नई गवर्नमेंट का आना मतलब पोस्ट इलेक्शन, ये अपने आप में मार्केट एक तेजी का भी एहसास दिलाता है। तो मार्केट रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोस्ट इलेक्शन में। फिर इम्पैक्ट ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। अक्सर देखा जाता है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी गवर्नमेंट इंसेंटिव और सब्सिडीज़ देती हैं, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो इंसेंटिव और सब्सिडीज़ को रोक दिया जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका होता है, इसीलिए इन सभी चीज़ों को रोक दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, मोमेंटम जो बना हुआ होता है वो कहीं हद तक थोड़ा सा रुकता है, तो ओवरऑल अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में थोड़ी सी रुकावट देखने को मिलती है। तो इससे मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप के लोगों को नई फ्रेश अपॉर्चुनिटीज जो मिल सकती हैं उसमें भी कहीं दिक्कत आती है। फिर शिफ्ट इन पॉलिटिकल प्रायोरिटीज पोस्ट इलेक्शन। अक्सर देखा जाता है कि जो रूलिंग पार्टी आई, जो इलेक्शन में जीत के आई, सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग है, सब ने अपने इलेक्शन के अंदर जो कमिटमेंट्स लोगों को की है वो डिफरेंट है। तो नई जो गवर्नमेंट आ रही है उसकी क्या प्रायोरिटीज है, उसका फोकस एरिया क्या रहेगा, क्या वो रूरल की तरफ जाएगी या वो अर्बन की तरफ जाएगी, या उसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ होगा, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो कई बार लोग इसीलिए भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट को रोक लेते हैं कि नई गवर्नमेंट आएगी, उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, उनका इन्फ्लुएंस रियल एस्टेट ग्रोथ की तरफ है या नहीं, या जो डेवलपर्स हैं वो ये देखते हैं कि कहाँ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वहाँ पर ज़्यादा वर्क किया जाए। इस टाइप की सिचुएशंस मार्केट में आ जाती है। फिर पब्लिक सेंटिमेंट और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, यह इलेक्शन में अक्सर देखने को मिलता है कि बाजार में अनसर्टेनिटी आ जाती है, इससे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस इफेक्ट करता है रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। तो पोटेंशियल बायर्स अक्सर इस टाइम पोस्टपोन कर देते हैं अपने डिसीजन को, जिससे भी सेल्स थोड़ी कम होती है, और स्पेशली रेजिडेंशियल सेक्टर में पॉलिटिकल लैंडस्केप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती तब तक बाजार के अंदर सेल्स थोड़ी सी आपको रुकी हुई नजर आती है। फिर पोटेंशियल पॉलिसी चेंजेस इम्पैक्टिंग रियल एस्टेट। पोस्ट इलेक्शन नई गवर्नमेंट बहुत सारी नई पॉलिसी चेंजेस लेकर आती है, और इसका इम्पैक्ट भी रियल एस्टेट सेक्टर पे पड़ता है। कुछ मॉडिफिकेशन
जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, लैंड एक्विजिशन लॉज या अर्बन प्लानिंग रेगुलेशंस, ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज जो रियल एस्टेट डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स की होती है, होम बायर्स की होती है, उनमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। और फिर FDI, इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, फॉरेन इन्वेस्टर्स टिपिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूर चेक करते हैं किसी एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हुए। मान लीजिए स्टेट इलेक्शन है तो स्टेट में कौन सी रूलिंग पार्टी है, वो किस तरह जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको कैटर कर रही है, ये इलेक्शन पीरियड में वो वॉच करते हैं और थोड़ा रुक जाते हैं कि FDI का इनफ्लो भी ऐसे टाइम पे, तो आप देखेंगे इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये पूरे हरियाणा के रियल एस्टेट सेक्टर, जब इलेक्शन जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ उस एरिया के अंदर आप देखेंगे कि FDI इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में उस टाइम फंडिंग को रोक देती है और वॉच करती है कि नई गवर्नमेंट कौन सी आ रही है, उसके बाद ही वो उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, अगर उन्हें सूट करता है तो, सब्जेक्ट टू। फिर रियल एस्टेट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग इलेक्शन। अक्सर आप देखेंगे डेवलपर इस टाइम पे जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाते हैं इलेक्शन के टाइम पे स्पेशली, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उनका फोकस ज़्यादा होता है, बल्कि इमीडिएट सेल्स का फोकस उनके यहाँ नहीं नज़र आता। तो मार्केट जो अडॉप्ट करती है कॉशियस स्टांस, प्रमोशनल एक्टिविटी जो है वो सबड्यूड हो जाती है। तो इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे रियल एस्टेट मार्केटिंग पे भी नज़र आता है। स्पेकुलेटिव बाइंग एंड सेलिंग, इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे स्पेकुलेटिव जो बिहेवियर है वो रियल एस्टेट मार्केट में भी नज़र आता है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं कई बार कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस टाइम मार्केट में उन्हें कम रेट पे चीज़ें मिल रही होती हैं, कुछ होल्ड करते हैं तो कुछ उसको यूटिलाइज करने की कोशिश भी करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, क्योंकि पोस्ट इलेक्शन मार्केट में एक शिफ्ट आता है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन भी आपको देखने को मिलती है प्रॉपर्टी प्राइजेस के अंदर। तो मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी एक नज़र आती है। तो ऐसे में कुछ इन्वेस्टर्स मार्केट में स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस भी करते हैं, ये भी आपको इलेक्शन के टाइम पे नजर आएगा। फिर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एंड कंप्लाइंस, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देखेंगे क्योंकि एक बड़ी डेवलपमेंट में हमेशा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उनमें भी कई बार आप देखेंगे तो डिले का सामना करना पड़ता है क्योंकि इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं, तो वहाँ पर पॉलिटिकल अटेंशन शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण से प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कई बार रुक जाती है और डेवलपर्स का फोकस भी सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली डेवलपमेंट पे जहाँ है वैसे प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे थोड़े से हॉल्ट हो जाते हैं। तो ये तो थी वो सारी चीज़ें जो कहीं हद तक इलेक्शन आने पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है रियल एस्टेट से रिलेटेड। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।